नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी के 125 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और पहली सूची में 40% महिलाओं को टिकट दिया गया। और प्रियंका गांधी ने महिलाओं के नामों का ऐलान करते हुए कि ये सभी महिलाएं संघर्ष करने वाली हैं। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने उन्नाव रेप पीड़िता की मां आशा देवी को भी टिकट दिया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी ने कहा कि 125 उम्मीदवारों की सूची में से 50 महिलाएं हैं और हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और पूरे प्रदेश में नई राजनीति की पहल करने वाले प्रत्याशी हों। और उन्होंने आगे कहा कि पहली सूची में 40% युवाओं को भी टिकट दिया गया है और हमारी कोशिश है कि हम इनके माध्यम से यूपी की राजनीति को नई दिशा देने में कामयाब होंगे। और प्रियंका ने आगे कहा कि इस लिस्ट में कुछ महिलाएं पत्रकार हैं और एक अभिनेत्री है और बाकी संघर्षशील महिलाएं हैं जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए कई साल संघर्ष किया। और उन्होंने कहा कि पार्टी ने जीतने और लड़ने की क्षमता देखकर महिला उम्मीदवारों को चुना है और आज यूपी में तानाशाही सरकार है और हमारी कोशिश मुद्दों को केंद्र में लाने की है। नेताओं के कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर प्रियंका गांधी ने कहा कि ये हर चुनाव में होता है। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, कुछ घबरा जाते हैं और हमारे संघर्ष के लिए हिम्मत की ज़रूरत है और किसी के जाने से दुख तो होता ही है। और वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान 10 फरवरी से शुरू होंगे और यूपी में 7 चरणों में चुनाव होंगे और वहीं जबकि वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। और चुनाव आयोग ने कोरोना के मद्देनजर यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों के लिए 15 जनवरी तक किसी भी राजनीतिक रैलियों और रोड शो की अनुमति नहीं दी है। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को एक और झटका मिला है और वहीं लगातार बीजेपी को झटके पर झटके मिल रहे हैं। दरअसल पार्टी के बड़े बड़े चेहरे एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे हैं और बीते दिनों योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देकर यूपी की सियासत में हलचल मचा दी थी। तो वहीं अब फेहरिस्त में बीजेपी के और विधायक शामिल हो गए। दरअसल फिरोजाबाद के शकोहाबाद विधानसभा से बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया। फिलहाल ये भी खबर आ रही है कि मुकेश वर्मा स्वामी प्रसाद मौर्य के घर में मौजूद है और गौरतलब है कि 2 दिन के भीतर बीजेपी से इस्तीफा देने वाले मुकेश वर्मा 7वें विधायक हैं। और वहीं वर्मा ने अपने पत्र में लिखा है कि बीजेपी में अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले नेताओं को तवज्जो नहीं दी गई और सरकार में किसानों, छोटे कारोबारियों, बेरोजगारों की उपेक्षा की गई है। और वहीं आपको बता दें कि वर्मा ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद विधायक मुकेश वर्मा ने कहा कि बीजेपी ने धोखा दिया है, जहां स्वामी मौर्य जी जाएंगे वहीं हम जाएंगे। और अभी बहुत विधायक संपर्क में और उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर इस बार 7 चरणों में मतदान होगा और इसकी शुरुआत 10 फरवरी से राज्य के पश्चिमी हिस्से के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के साथ होगा। और यूपी में पहला चरण 10 फरवरी को, दूसरा चरण 14 फरवरी को, तीसरा चरण 20 फरवरी को, चौथा चरण 23 फरवरी, पांचवा चरण 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च को और 7वां चरण 7 मार्च को होगा। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही सभी राजनीतिक दलों ने सहयोगियों संग सीटों के बंटवारे को लेकर माथापच्ची चल रही है। और प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बताया है कि उन्होंने बीजेपी के सामने कितनी सीटों की मांग की है। और संजय निषाद ने कहा कि वो अपनी बात गृह मंत्री अमित शाह समेत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने रख चुके हैं। और बीजेपी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर संजय निषाद ने कहा कि हमारी पार्टी ने बीजेपी से 18 सीटें मांगी है और इस बारे में गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री समेत प्रदेश अध्यक्ष
स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के समक्ष बात हुई और उन्होंने आगे कहा कि हमने एक जिले में एक ही सीट मांगी है और इनमें से ज़्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी कमजोर है और वो सीटें फिलहाल समाजवादी पार्टी के पास हैं। और उन्होंने रामपुर से भी एक सीट की मांग की है। और संजय निषाद ने कहा कि अगले 2 दिनों में लखनऊ में बैठक होगी, जिसके बाद सीटों का ऐलान हो जाएगा और हमारे उम्मीदवार चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के सामने हमने कहा है कि पार्टी पहले कार्यकर्ता की बात सुनी जाए, क्योंकि जमीन पर वो ही हमारी पार्टी के लिए काम करते हैं। और इसके साथ ही संजय निषाद ने एक बार फिर अपने गठबंधन की जीत की बात दोहराई और सपा बसपा पर हमला बोला। और उन्होंने कहा कि निषाद राम की पार्टी के साथ है और राम राज्य आना तय है। और अखिलेश पहले ही बसपा और कांग्रेस के साथ 2 बड़े गठबंधन करके फ्लॉप हो चुके हैं और इस बार भी उनका गठबंधन फ्लॉप साबित होगा। और वहीं समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और सिरसागंज से विधायक हरिओम यादव बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गए और वो पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार भी हैं। और यादव ने बुधवार को दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ली और उन्होंने बीजेपी के टिकट पर अपनी सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। और बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद हरिओम यादव ने कहा कि मैं बीजेपी के टिकट पर सिरसागंज से चुनाव लड़ूंगा और फिरोजाबाद की सभी 5 विधानसभा सीटों पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करूंगा। और उन्होंने आगे कहा कि जमीनी हालत समाजवादी के पक्ष में नहीं है और उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व सिद्धांत विहीन लोगों के प्रभाव में और पार्टी अपने संस्थापक मुलायम सिंह यादव की ओर से स्थापित सामाजिक आर्थिक आदर्शों के रास्ते से भटक चुकी है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि रामगोपाल यादव के निर्देश पर उन्हें पार्टी ने निकाल दिया गया और लेकिन बीजेपी ने उन्हें सम्मान दिया है। और शिकोहा और सिरसागंज से 3 बार विधायक रह चुके हरिओम यादव को समाजवादी पार्टी ने फरवरी 2021 में 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था और उनके पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव से मतभेद पैदा हो गए थे। और इसके बाद से उन्होंने फिरोजाबाद में बीजेपी को जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और साल 2017 में बीजेपी के समर्थन में चली आंधी के बाद भी हरिओम यादव ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर 10,000 से अधिक वोट के अंतर से जीत दर्ज की थी। और सपा से निकाले जाने के बाद से ही बीजेपी की नज़र हरिओम यादव पर थी और स्थानीय सांसद चंद्रसेन जादौन पिछले काफ़ी समय से उनके संपर्क में थे। और वहीं कोविड-19 की बेकाबू रफ्तार के बीच और ओमिक्रॉन के बड़े खतरे के बीच प्रयागराज के माघ मेले में कोरोना का बम फूटा है और माघ मेले में 38 और लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हुए और पुलिस और पीएसी के 36 जवानों के साथ ही 38 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और इसके बाद अब माघ मेले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। तो वहीं 50 से ज़्यादा लोगों के संक्रमित होने के बाद माघ मेले में हड़कंप मचा हुआ है और कोरोना के इस विस्फोट के बाद मेले के आयोजन पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। और मेला शुरू होने से पहले ही 50 से ज़्यादा लोगों के संक्रमित होने के मामले ने सरकारी अमले की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और मेले में अभी श्रद्धालुओं का आना शुरू नहीं हुआ है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर कई लाख श्रद्धालु यहां पहुंच सकते हैं और इसके साथ ही 17 जनवरी को पौष पूर्णिमा से 1 लाख से ज़्यादा संत महात्मा और श्रद्धालु यहां कल्पवास करेंगे। और मेले के आयोजन के लिए प्रयागराज में तंबुओं का अलग शहर बसाया गया और सिर्फ ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों में 50 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। तो लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ में कोरोना का विस्फोट हो सकता है और कोरोना बम फूटने के बावजूद माघ मेले की हालत नहीं बदले और मेला क्षेत्र में अब भी बिना रोक टोक के ही तमाम लोग एंट्री कर रहे हैं और आस्था के नाम पर लाखों की भीड़ जुटाना कोरोना के खतरे को दावत देने जैसा है। और मेले क्षेत्र के साथ है और जिले में अभी 379 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और प्रयागराज जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर अब 1,500 के पार हो गई है।
बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद अजय निषाद ने विकासशील इंसाफ पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी पर बुधवार को हमला बोला और यूपी चुनाव को लेकर बिहार में बीजेपी की भूमिका पर बताया कि उनका वजूद बीजेपी के बिना नहीं है और उनका अपना कोई जनाधार भी नहीं है। वीआईपी मिट्टी में मिल जाएगी, गठबंधन में रहकर इसका पालन करना होगा। और हाल में योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद कहने वाले अजय निषाद ने बताया कि अगर गठबंधन में योगी योगी नहीं कहेंगे तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की एनडीए गठबंधन में शामिल विकासशील पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में प्रचार प्रसार और अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है और इसी से नाराज होकर बीजेपी मुकेश सहनी पर हमले कर रही है। और सांसद अजय निषाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर वीआईपी विरोध में काम कर रही है तो बिहार की खाली हुई बोचा की सीट पर भी हम अपनी दावेदारी करेंगे और यूपी में विरोध करने वालों का खुलकर विरोध भी करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि हाल ही में ये सीट वीआईपी के विधायक की मौत के बाद खाली हुई है और इसको लेकर अब बीजेपी ने भी यूपी चुनाव की आड़ में इस सीट पर अपनी दावेदारी सुनिश्चित करनी शुरू कर दी और इसके पहले भी बीजेपी की ये सीट रही। दूसरी ओर अजय निषाद ने विपक्षी दल कांग्रेस पर भी हमला बोला, कहा कि जब से पीएम मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार की लोकप्रियता और लगातार बढ़ रहे कद से कांग्रेस ओछी राजनीति करने पर उतारू हो चुकी है और हाल ही में पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की रैली को जाने से रोक दिया गया और कांग्रेस के लोग 2014 से ही परेशान है कि उन्हें अब पुरानी सत्ता नहीं मिल रही है और अब पंजाब की हुई घटना ने ये साबित भी कर दिया और इसका जल्द ही खुलासा होगा और जांच करने के बाद सब साफ सामने आ जाएगा और पंजाब में पीएम की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। यूपी में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन साथ ही कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से 15 जनवरी तक चुनावी रैलियों पर रोक लगा दी गई है और अब बीजेपी ने इसका तोड़ निकाल लिया है। बीजेपी सांसद और गायक मनोज तिवारी ने जनता को लुभाने के लिए मंदिर बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, गाना गाया है और ये गाना अभी लॉन्च नहीं किया गया। और मनोज तिवारी ने अपने गीत में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निर्माण शुरू होने पर प्रकाश डाला है और इतना ही नहीं, उन्होंने इस गीत में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की टिप्पणी के लिए भी उन पर कटाक्ष किया है कि भगवान कृष्ण उनके सपनों में आते हैं और बीजेपी नेता ने गाने में काशी के भव्य मंदिर और मथुरा के मंदिर का भी जिक्र किया है। हालांकि ये गाना अभी लॉन्च नहीं किया गया और मनोज तिवारी के अलावा गोरखपुर के सांसद रवि कृष्ण शुक्ला भी उत्तर प्रदेश के विकास का जिक्र करते हुए यूपी में सब्बा गाना लॉन्च करेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान 10 फरवरी से शुरू होगा और आपको बता दें कि 7 मार्च को 7वें चरण का वोट डाले जाएंगे और जबकि वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। और चुनाव आयोग ने कोरोना के मद्देनजर यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों के लिए 15 जनवरी तक किसी भी राजनीतिक रैलियों और रोड शो की अनुमति नहीं दी है। और वहीं उत्तर प्रदेश में तंबाकू पान मसाला व्यापारियों के यहां होने वाली छापेमारी अभी जारी है और अब गुरुवार को हरदोई में बंगाली तंबाकू के मालिक के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है और आयकर विभाग की टीम सुबह सुबह बंगाली तंबाकू के मालिक के घर पहुंची थी और अभी भी आयकर विभाग के कुछ अधिकारी और कुछ पुलिसकर्मी वहां मौजूद हैं। और यूपी में इससे पहले इत्र व्यापारियों और पान मसाले के लिए बनाने वाले व्यापारियों के यहाँ छापे पड़े थे और छापेमारी की शुरुआत पीयूष जैन से हुई थी और उनके कानपुर और उज्जैन स्थित ठिकानों पर छापे मारे गए थे और पीयूष जैन के यहाँ से छापेमारी में करीब 197 करोड़ रुपए कैश और 23 किलो सोना मिला था और इसके अलावा वहां करोड़ों का चंदन का तेल भी था। और इसके बाद पुष्पराज जैन के यहाँ भी छापा पड़ा था और वहां समाजवादी पार्टी से एमएलसी भी है और उन्होंने यूपी चुनाव 2022 से पहले समाजवादी इत्र भी लॉन्च किया था और छापों पर राजनीति भी जमकर हुई थी। और अखिलेश यादव ने कहा था कि केंद्र सरकार पहले पुष्पराज जैन के यहाँ ही छापा पड़वाना चाहती थी, लेकिन गलती से
पीयूष जैन के यहाँ छापा पड़ा। फिर बाद में गलती सुधारते हुए पुष्पराज जैन के यहाँ छापा डलवाया गया और खुद को गैर पक्षपाती दिखाने के लिए आयकर ने दूसरे इत्र कारोबारियों के यहाँ भी छापा मारा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक सदस्य मौलाना नोमानी की तरफ से पत्र लिखा गया और खलील उल रहमान सज्जाद नोमानी की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि जिन सीटों पर जीत पक्की हो बस उन सीटों पर ओवैसी को उम्मीदवार उतारने चाहिए। और पत्र में AIMPLB के सदस्य सज्जाद नोमानी ने 11 जनवरी का भी जिक्र किया है और इस दिन यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य समेत अन्य OBC नेताओं ने बीजेपी छोड़ी थी और ओवैसी को गठबंधन के विकल्प तलाशने की सलाह भी दी गई है और लिखा है कि जो लोग निर्दयी हैं उनके खिलाफ वोटों का बंटवारा होने से रोकना चाहिए। और पत्र में मौलाना सज्जाद नोमानी ने यह भी शंका जताई है कि यूपी चुनाव में मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो सकता है और ऐसे में AIMIM को सलाह दी गई है कि जिन सीटों पर जीत पक्की है वहां से पूरी ताकत के साथ लड़ा जाए और वहीं उम्मीदवार उतारे जाए। और अपने पत्र में मौलाना सज्जाद नोमानी ने दावा किया है कि ओवैसी को नेता के रूप में लोग पसंद करते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि ओवैसी की AIMIM यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और यूपी में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश में लगातार लूट की वारदात सामने आती रहती है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चाहे कितने दावे कर ले कि यूपी में अब अपराध नहीं होता, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। और ताजा मामला यूपी के मेरठ का है जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। और मेरठ में मेडिकल थाना क्षेत्र के ओम धर्म कांटे पर दिन निकलते ही बदमाशों ने करीब 3,20,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया। और इतना ही नहीं, बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए फायर भी किया और उसके बाद नकदी लूटकर वहां से फरार हो गए। और मौके पर मेडिकल पुलिस के अलावा स्वैट टीम भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई और इस वारदात को 3 बदमाशों ने अंजाम दिया था। और वहीं आपको बता दें कि जागृति विहार सेक्टर 1 निवासी राकेश अग्रवाल का मंगल पांडे नगर में ओम धर्म काटा है और वो हर रोज की तरह सुबह 5 बजे ही राकेश कुमार घर चले गए और उनका बेटा उपेश अग्रवाल धर्म कांटे पर आ गया और उपेश अपने साथ रुपए लेकर आया था और उन्होंने उसे गले में रखा। करीब 6:15 पर एक ट्रक चालक वहां आया और उन्होंने उसे 40,000 की पेमेंट की और उसके 5 मिनट बाद ही अंदर जब हिसाब लिख रहे थे तभी अचानक फायर की आवाज़ आई। और SSP मेरठ प्रभाकर चौधरी ने बताया कि बिल्डिंग मटेरियल दुकान मालिक ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है और टीम भी लगा दी गई और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि ये वारदात CCTV कैमरे में भी कैद हो गई है। ये थाना मेडिकल क्षेत्र में है। सुबह 7 बजे के लगभग 3 लोग एक बाइक से आए और वहाँ पे उनके हाथ में तमंचे भी थे। उनके काउंटर में जो पैसे रखे थे 3 लाख के आसपास थे वो लेकर के चले गए वहाँ पे बलपूर्वक। और इसमें उन्होंने जो FIR दिया उसमें एक आदमी को उन्होंने नेम्ड भी कराया है जिनकी दुकान पे कभी काम करता था 3 साल पहले। उसकी पहचान कहाँ रहता है ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन प्रचलित है, जल्दी इसका अनावरण किया जाएगा। CCTV फुटेज है और उससे पहचान। उत्तर प्रदेश के सोतीगंज के वाहन कटान माफियाओं पर पुलिस कार्रवाई का हंटर लगातार जारी है और ऐसे में पुलिस ने सोतीगंज के कुख्यात वाहन कटान माफिया शाकिब की 3 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है। और ASP कैंट सूरज राय की अगुवाई में भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई के लिए पहुंची और शाकिब सोतीगंज के बड़े वाहन कटान माफियाओं में शुमार था और मेरठ के भी विभिन्न थानों में शाकिब के खिलाफ मुकदमे दर्ज थे और बीते कई दशकों से शाकिब वाहन की कटाई का गोरख धंधा चला रहा था। और ऐसे में अब पुलिस ने शाकिब पर कार्रवाई करते हुए 6 आवासीय संपत्ति और 9 वाहन की जब्त की कार्रवाई को अंजाम दिया
और पुलिस की माने तो खुख्यार शाकिब की लगभग 3 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि सोतीगंज के वाहन माफियाओं की अब तक 70 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है और साथ ही अब तक 70 से ज़्यादा वाहन चोर और माफिया सलाखों के पीछे पहुंचे जा चुके हैं। यहाँ पे एक अभियुक्त है शाकिब उर्फ गद्दू पुत्र शमशुद्दीन। इनके विरुद्ध 111/21 थाना ब्रह्मपुरी पर मुकदमा पंजीकृत था गैंगस्टर एक्ट के तहत। इसके तहत 14 की कार्रवाई की गई है, जिसमें इनकी 6 आवासीय संपत्ति, इसके साथ साथ 9 वाहन हैं। इसकी अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ रुपए से ऊपर है। ये सारी संपत्ति इनके द्वारा अपराध। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज़ के साथ।